Hello everybody, this is Jay Bhojani and I hope you all are fine. आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और उससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज भी हमने देख लिए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड यूनिट ऑफ द सेम चैप्टर, दैट इज the basic problems of an economy and role of price mechanism. अब हर एक इकोनॉमी को एक स्कैरसिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो ऐसा कोई इकोनॉमी दुनिया में हो ही नहीं सकता है कि जिसके पास रिसोर्सेज की तंगी नहीं हो, रिसोर्सेज का कमी नहीं हो. सो कैसे कोई इकोनॉमी इस रिसोर्सेज की कमी से डील करता है, क्या कर सकता है वो इस रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन करने के लिए, कैसे उसको बराबर से एलोकेट करेगा. बराबर ये प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी के सामने है और इसी से जुड़े हुए दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स राइज होते हैं जिनको हम कहते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. चलिए सो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो रिसोर्सेज एंड वांट्स का रिश्ता कैसा है वो देख लेते हैं. कैसा रिश्ता है रिसोर्सेज एंड वांट्स का? तो वी ऑलरेडी नो कि वैसे तो देखो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बट एज सुन एज तुम इन रिसोर्सेज को वांट्स के सामने रख दो ना तो ये कम पड़ जाते हैं. अदरवाइज कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की. ऐसा सोचो ना, अगर अंबानी के पास कितना पैसा है, पगला जाएंगे सच सोच के, है ना. बट जब अंबानी के वांट्स के सामने उन रिसोर्सेज को रख दो, उन पैसों को रख दो, तो उसको भी कम पड़ता है. तो यही बस मैटर यही है, इतना सही है कि चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे कोई गरीब फैमिली हो, चाहे कोई अमीर फैमिली हो, चाहे कोई गरीब देश हो, चाहे कोई अमीर देश हो, एज लॉन्ग एज तुम वांट्स के सामने रिसोर्सेज को नहीं देख रहे हो तो रिसोर्सेज हो सकता है काफी लगे, बट जैसे ही वांट्स के सामने रख दिए जाएंगे रिसोर्सेज तो उनका एक स्कैरसिटी महसूस होने लगेगा. सो ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शन फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी. देयर रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे मैन मेड हो, चाहे मनी हो, चाहे टाइम हो, चाहे कंज्यूमर गुड्स हो, कोई से भी रिसोर्सेज हैं दोस्त, ये सब रिसोर्सेज हैं. दे आर लिमिटेड and these resources have alternative uses. अब ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि खाली रिसोर्सेज का लिमिटेड होना ही प्रॉब्लम नहीं है, इन रिसोर्सेज के अलग अलग यूजेस होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होते खैर, बट अगर उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं होते, मतलब अगर कोई विकल्प नहीं होता उसका, जहां इस्तेमाल हो सकता है बस वही हो सकता है, तो भाई सोचने की क्या जरूरत है. फिर तो जैसा है वैसा यूज कर लो. प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुआ कि यार एक तो रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं वंस के सामने, और दूसरे कि इन रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं, एंड इसीलिए हर बार हमको हर एक रिसोर्स के लिए बैठ के सोचना पड़ता है कि हम कहां और कितना उस रिसोर्स का उपयोग करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सी फॉर एग्जांपल, कोल कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. कोयला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी काम आता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रनिंग ट्रेन्स. It can also be used for domestic cooking purposes and for many other purposes. कोयला जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, अब इसके इतने सारे अलग अलग यूजेस हैं, इसलिए कौन सा यूज में उसको लगाना है, कहां पे इस रिसोर्स का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है, ये हर किसी को, हर एक समाज को बैठ के सोचना पड़ेगा. सिमिलरली फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस. फाइनेंशियल रिसोर्सेज के भी बहुत सारे अपने अपने अलग यूजेस हो सकते हैं. अब जैसे अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने को, तो क्या हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे सामने आ सकते हैं. हो सकता है इन 10 लाख रुपए का कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दो तुम. हो सकता है इन 10 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है. ठीक है, हो सकता है कि 10 लाख रुपए तुम किसी जगह लोन पे दे दो, कोई शेयर्स खरीद लो, कोई डिबेंचर्स खरीद लो, और कुछ ना करो, हो सकता है कि कोई क्या बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, या तो ये भी हो सकता है कि किसी ने छोटा मोटा सा कोई प्लॉट खरीद लिया. सो बहुत सारे अलग अलग यूजेस हो सकते हैं इसके, बट उनका कहां सही यूटिलाइजेशन होगा ये चॉइस करना हमारा काम है. ठीक है. इफ द रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड, पीपल वुड बी एबल टू सैटिस्फाई ऑल देयर वांट्स एंड देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो हम हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकते
और फिर तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। इकोनॉमिक सेंस ऑफ व्यू से दूसरा कोई प्रॉब्लम अराइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है। Alternatively, if the resources has only one use, then also economic problem would no arise। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कब अराइज होते हैं कि जब तुम्हारे को सोचना पड़े, वो है ना डिसीजन लेने की प्रॉब्लम आ जाए ना, तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। बट अगर तुम्हारे रिसोर्सेज का कोई ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं है, इसका मतलब तो तुम जो रिसोर्स जैसा इस्तेमाल कर रहे हो वैसा ही वहां पे यूज करना है, उसका दूसरा कोई विकल्प तुमको सोचना ही नहीं है। एंड देयरफॉर देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। तो अब ये तो हमने समझ लिया कि हर एक इकोनॉमी को, हर एक समाज को स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब हमारा तो जो टॉपिक है वो पूरा किसके ऊपर है, तो बोले सेंट्रल बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो अब ये क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, बी इट कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। अच्छा, ये तो याद होगा, बचपन में सीखा था कि 3 प्रकार के इकोनॉमीज दुनिया भर में लगभग देखे जाते हैं। कौन से 3 प्रकार के इकोनॉमीज हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है और मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमारा काम क्या है कि इन तीनों इकोनॉमी के बारे में हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तो ये तीनों को है। सो सी एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, बी इट कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स, हैज टू डील विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। वैसे नहीं है स्कैर्सिटी, बट स्पेशली इन रिलेशन टू द वांट्स फॉर देम। उनकी जरूरत के सामने ये रिसोर्सेज कम है। दिस इज जनरली कॉल्ड द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो दोस्त याद रखना, अगर कोई पढ़ा लिखा, कोई ज्ञानी, कोई विद्वान, कोई सज्जन अब तुमको पूछ ले कि व्हाट इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो क्या बताना है उसको? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे दोस्त? द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। The central economic problem now is further divided into 4 basic problems. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को 4 अलग अलग प्रॉब्लम्स में बांटा गया। जड़ वही है, फसाद का जड़ वही है, बट 4 अगर उसके टुकड़े किए जाए, 4 एंगल से एनालाइज किया जाए उसको, तो कौन से प्रॉब्लम्स हमारे सामने उभर के आते हैं? पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, फिर आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड चौथा आता है what provisions if any are to be made for economic growth। so एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सा? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। उसमें से 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज हुए। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इन चारों प्रॉब्लम्स को बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है दोस्त? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और इसके 4 अलग अलग बेसिक प्रॉब्लम्स पड़े। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस, और चौथा है व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, प्लीज याद रखना, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूछा जाए एमसीक्यू में तो वो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, बट अगर पूछा जाए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स 4 हैं जो उसी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से अराइज हुए हैं। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। अब यार बात तो बहुत सीधी सी है, इतने कम रिसोर्सेज हैं और इतने ज्यादा वांट्स हैं, तो ये तो कभी मुमकिन नहीं है कि सारे के सारे वांट्स हम पूरे कर सके, सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम चाहते हैं एक सोसाइटी में वो सारे हम प्रोड्यूस कर सके। इट्स नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। सो सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, every society has to decide which goods and services should be produced and how many units of such goods or services should be produced। रिसोर्सेज स्कैर्स है, लिमिटेड है, इसलिए हर एक समाज को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये हाउ मच टू प्रोड्यूस है ना, ये व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ मुफ्त है क्वेश्चन, इसी के साथ अलाइन हो गया, वो इसी के साथ जुड़ गया है। सो आप जब व्हाट टू प्रोड्यूस सोच रहे हो ना, तो साथ साथ में ये भी लगा लो दिमाग में कि आपको हाउ मच टू प्रोड्यूस भी याद रखना है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस बोथ आर टुगेदर। ठीक है, an economy has to decide whether more guns
should be produced, or more butter should be produced, or whether more capital goods like machine, equipment, dams, etc. will be produced, or more consumer goods such as cell phones will be produced. तो भाई इतना सारा चॉइसेस है इकोनॉमी के पास, वो चाहे तो गन्स बना सकता है, वो चाहे तो बटर बना सकता है, वो चाहे तो व्हीट बना सकता है, चाहे तो राइस ग्रो कर सकता है, चाहे तो कार्स प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे तो मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस कर सकता है, टीवी, एसी, रोड्स, बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं. तो वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ वेराइटी टू चूज फ्रॉम. पर क्या हम ये सब कुछ बना पाएंगे? नो. क्यों? क्योंकि देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. यही स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमको मजबूर कर देता है चूज करने पे कि आप कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे. यू कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट यू वांट. अच्छा, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री या इंडिया इतना रिसोर्सफुल नहीं है, इसलिए नहीं कह रहा हूं. ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोई सा भी कंट्री हो, उनको चॉइस तो करना ही पड़ेगा. चाहे यूएसए ही क्यों ना हो, इतना समृद्ध देश होने के बाद भी उसको भी चूज करना पड़ता है यार कि उसके रिसोर्सेज कहाँ खर्च करने हैं. क्योंकि ये कतई मुमकिन नहीं है कि उसके सारे के सारे रिसोर्सेज वो इस तरीके से इस्तेमाल करे कि जिससे सारे गुड्स बन जाए. नॉट पॉसिबल. ठीक है. Not only the society has to decide about what goods and services are to be produced, it has also to decide in what quantities each of these goods will be produced. अगर ये तय हो भी गया कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं, तो अगला ही सवाल जो इसी से जुड़ जाता है वो ये है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज कितनी मात्रा में बनाने हैं. अगर ये तय हो गया कि मोबाइल फोन्स बनाए जाएंगे, तो कितने मोबाइल फोन्स बनाने के लिए रिसोर्सेज लगाए जाएंगे भाई, वो भी तो सोचना पड़ेगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ना सिर्फ व्हाट टू प्रोड्यूस मगर साथ साथ में हाउ मच टू प्रोड्यूस के बारे में भी सोचें. सो इन अ नटशेल मतलब इन समरी, a society must decide how much wheat, how much hospitals, how many schools, how many machines, how many meters of cloth, etc. have to be produced. ठीक है. ये पहला बेसिक प्रॉब्लम है जो अराइज होता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है. सेकेंड प्रॉब्लम जो अराइज होता है दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस. कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अब कोई बोलेगा उसमें क्या सोचने का भी, कैसे प्रोड्यूस करेंगे मतलब ऐसा ये क्या सवाल होता है? देख, ऐसा है दोस्त कि प्रोडक्शन करने के लिए है ना, अपने पास यूजुअली दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं. एक, वी कैन प्रोड्यूस यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, और नंबर टू, वी कैन प्रोड्यूस यूजिंग द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होते हैं कि जहां पे मशीनों का उपयोग ज्यादा होता है और लेबर का उपयोग कम होता है. जहां पे मशीन टेक्नोलॉजी ये ज्यादा इस्तेमाल होना, उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं. और जहां पे लेबरर्स मतलब मैन्युअल वर्क का यूज ज्यादा हो और मशीनों का और टेक्नोलॉजी का कम, तो उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक माना जाता है. ठीक है. अब देखिए, देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी. एक एग्जांपल के रूप में आपको बताया गया है कि अगर हम कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो कॉटन क्लॉथ हैंडलूम से भी प्रोड्यूस हो सकता है और पावर लूम्स या तो ऑटोमेटिक लूम्स भी जिनको कहते हैं उनसे भी प्रोड्यूस हो सकता है. यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दीज आर पावर लूम्स. मशीनों पे है ना कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है, मशीनों के ताकों पे निकलता है कपड़ा. अच्छा, और ये शायद वो सुई धागा मूवी अगर देखा है ना, तो उसमें ये देखा होगा. ऐसे वो वीवर्स होते हैं जो वीव करते हैं कपड़े ऐसे. तो दिस इज कॉल्ड हैंडलूम्स. तो आप कोई बोलेगा कपड़ा अगर किसी को बनाना है तो ये दो तरीके हैं उनके पास. नंबर वन, वो पावर लूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो ऑटोमेटिक लूम्स जो मशीन्स है उनका यूज कर सकते हैं. दूसरी तरफ हैंडलूम्स का भी यूज किया जा सकता है. सो प्रोडक्शन विद हैंडलूम्स involves use of more labor in production with automatic loom involves use of more machines and capital. A society has to decide whether it will produce cotton cloth using labor intensive techniques or capital intensive techniques. अब खाली क्लॉथ ही क्यों, सारे ही गुड्स में भाई ये सवाल तो रहना ही है. इसीलिए likewise for all goods and services it has to decide whether to use labor intensive techniques or capital intensive techniques. फैसला किस चीज पे निर्भर करेगा कि कोई समाज लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा? उसका चॉइस किस चीज पे निर्भर करता है? तो बोले द चॉइस डिपेंड्स अपॉन
द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लेबर और कैपिटल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस। ये गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमसीक्यू में काम आ सकता है। क्या है, आपको बोला है कि कोई सोसाइटी, कोई कंट्री लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल करेगा या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल करेगा, इस बात का फैसला किस आधार पे हो सकता है? तो बोले देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। नंबर वन, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर, कि उस सोसाइटी के पास लेबर है कितना और कैपिटल कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उनके रिलेटिव प्राइसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इफ द सोसाइटी हैज मोर लेबर तो उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना चाहिए, एंड इफ द सोसाइटी हैज मोर कैपिटल उसको कैपिटल यूज करना चाहिए। इसीलिए देखो क्या लिखा है, इट इज इन द सोसाइटीज इंटरेस्ट, इट इज इन द सोसाइटीज इंटरेस्ट टू यूज दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि जो उसको सबसे बेहतर यूटिलाइजेशन करवा सके उसके रिसोर्सेस का। ठीक है, देखिए, that can make the best use of its resources. Okay, next जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो है फॉर whom to produce, किन के लिए प्रोड्यूस करें। तो बोला इसमें क्या है यार, अभी ये क्या सोचने का सवाल है, फॉर whom to produce मतलब क्या? देखो यार, ऐसा है कि सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग हैं और ये तो तय रहा कि हम सभी लोगों के लिए सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके नहीं दे सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी। तो हमें बेशक ये तय करना ही पड़ेगा कि समाज के किस वर्ग के लिए पहले प्रोडक्शन किया जाए, फॉर whom should we produce. Another important decision which a society has to take is for whom it should produce. A society cannot satisfy each and every want of all the people. सभी का सारा want satisfy करना possible नहीं है। Okay. हाँ जी। So सभी का सारा want satisfy करना possible नहीं है। Therefore, it has to decide on who should get how much of the total output of goods and services. इसलिए उनको ये तय करना पड़ता है, सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कंट्री में जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका कितना हिस्सा किसके पास जाएगा। That is how the goods and services should be distributed among the members of the society. तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ना, for whom to produce, it deals with distribution of resources. किसके बारे में बात कर रहा है दोस्त? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज है या रिसोर्सेज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, है ना। जो गुड्स एंड सर्विसेज जो आउटपुट कंट्री का बन रहा है वो कैसे बांटा जाएगा, उसका फैसला यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप ऐसा सोच ले कि अगर कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इस एक केक के रूप में हम देख सकते हैं, तो इस केक का कितना टुकड़ा किसके पास जाएगा वो तय करना, ये यहाँ पे आ जाता है फॉर whom to produce. इट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इसको मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ आपको इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के साथ जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। फर्स्ट यूनिट में इसी चैप्टर के हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म स्कैर्स रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। याद आ रहा है थोड़ा ये डेफिनेशन? बोल रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं, सुन लेना। क्या है इकोनॉमिक्स? इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ वी ट्रांसफॉर्म, हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म our scarce resources into various goods and services to satisfy most pressing of our infinite wants. हम हमारी जो infinite wants हैं उनके उन सारे infinite wants में से जो सबसे अर्जेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन wants को satisfy करने के लिए कौन से goods and services बनाएंगे, या तो उन goods and services को बनाने के लिए कैसे साथ में मिलकर काम करेंगे, ये इकोनॉमिक्स कवर करता है। एंड
we are also supposed to cover in economics how we distribute these goods and services among ourselves. क्योंकि समाज में गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ बना देना काफी नहीं है, इकोनॉमिक्स को इस बात से भी मतलब है कि इन गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, दैट इज ऑल्सो क्रूशियल। ठीक है, सो बस उसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ये बेसिक प्रॉब्लम नंबर 4 है, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, ये तो तय रहा कि रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है नहीं, इतना तो अब सबके दिमाग में बैठ ही गया है भाई। अब रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, इसीलिए हम ये तय करने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इन रिसोर्सेज का कहाँ यूज करें, कितना यूज करें, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज से बनाए, ये सारे फैसले हमने कर लिए हैं ऊपर। अब एक सवाल जो हमारे सामने उभर के ये आता है वो है कि यार क्या सारे के सारे रिसोर्सेज अभी खत्म कर देने हैं, क्योंकि देखो वांट्स तो अनलिमिटेड है, अगर हम चाहें तो इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज अभी के अभी खत्म हो सकते हैं सारे ही। तुम सोचो, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि मान लो किसी की सैलरी आई हो, लेट से ऐसा किसी ने ऐसा बहुत मेहनत किया, महीना भर है, तनख्वाह आई उसकी लेते से 30,000 रुपए, क्या ये मुमकिन है कि अगर वो अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करे तो ये 30,000 फिर भी जरूरतों को पूरा करने के बाद भी बच जाए ना? अगर अरे यार कमाने में महीना भर बीत गया, उड़ाने में तो इट विल नॉट इवन टेक 1 आवर, है ना? 30,000 स्पेंड करने में कितना समय लगता है? तो अगर कोई बंदा चाहे अपनी जरूरतों को पूरा करना तो यूं निकल जाएंगे 30,000। पर क्या वो सारे के सारे वो 30,000 अभी ही खर्च कर देना चाहेगा? नहीं। द सेम फंडा ऑल्सो अप्लाइज विद द कंट्री। क्या हम सारे के सारे रिसोर्सेज अभी ही स्पेंड कर देना चाहेंगे? हालांकि हम जानते हैं कि हमारी वांट्स के सामने ये रिसोर्सेज अभी भी कम ही है, बट क्या हम सारे के सारे रिसोर्सेज अभी स्पेंड करना चाहेंगे? नहीं। अगर सारा का सारा अभी स्पेंड कर दिया भाई गोचू, तो क्या यूज करेगा फ्यूचर के लिए? और ग्रोथ कैसे होगा तेरा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि अपने रिसोर्सेज को संभाल के रखो दोस्त, ना सिर्फ अभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन रिसोर्सेज को खर्च करना है, पर आने वाली जरूरतों का ख्याल करके थोड़े रिसोर्सेज को बचाना भी है, तो ही तरक्की कर पाओगे। एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर सोचो कि मैं फॉर एग्जाम्पल कहीं जॉब कर रहा हूँ, ऐसे गरीब आदमी हूँ भाई, तो ऐसे मेरे को फॉर एग्जाम्पल लेट से महीने तनख्वाह मिलती है 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की महीने की सैलरी होती है मेरी, मान लो। अब ऐसे में मैं अपना घर से जहाँ काम करता हूँ, जिस कारखाने में जाता हूँ काम करने के लिए, वहां से घर और घर से कारखाने पे मैं साइकिल लेके जाता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि कभी कोई दिन ऐसा आए कि जहां पे मैं साइकिल पे नहीं अपने स्कूटर पे जाऊं, अपने बाइक पे जाऊं, ऑफिस से काम और काम से ऑफिस वापस आऊं स्कूटर पे, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं हर एक महीने की सैलरी अपनी अभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही खर्च कर दूं और फिर भी मेरे पास बाइक आ जाएगा फ्यूचर में? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नहीं हो सकता है। अरे अभी 10,000 है, बाद में 15 हो जाएगा, बाद में 20 हो जाएगा, डजंट मैटर, बढ़ेगा, तनख्वाह तो बढ़ेगा ही, उसमें चलो कोई मना नहीं है। पर अगर वो तनख्वाह सारी की सारी अभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही खर्च कर दी दोस्त, तो कभी भी मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल से ऊपर नहीं उठ सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रोथ या डेवलपमेंट हो, तो ये बहुत जरूरी है कि मैं अपनी करंट सेविंग्स में से कुछ हिस्सा सेट असाइड करूँ। इसको हम क्या सेविंग्स कहते हैं। अब यार जो फंडा एक इंडिविजुअल के केस में चलता है वो कंट्री के केस में भी चलता है। सारे रिसोर्सेज अभी खर्च कर दिए बाबा, तो क्या बचा के रखेगा फ्यूचर की ग्रोथ के लिए? तो हर एक देश को ये फैसला भी करना पड़ेगा कि उनके पास जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनमें से कितने रिसोर्सेज वो ना सिर्फ अभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करें, मगर आने वाले समय की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कुछ बचा के भी रखें। ठीक है, a society would not like to use all its scarce resources for current consumption only. This is because if it uses all the resources for current consumption and no provision is made for future production, the society's production capacity would not increase. अगर सारे के सारे रिसोर्सेज अभी स्पेंड कर दिए, फ्यूचर के लिए कुछ बचा के नहीं रखा, तो भविष्य में उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा. This implies that income or standards of living of the people would remain stagnant. अच्छा, stagnant होना मतलब क्या? रुक जाना, ठहर जाना, उसको stagnant होना बोलते हैं. ठीक है? And in future, the levels of living may actually decline.
तो भाई अगर कंट्री कोई रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए बचा के नहीं रख रहा है तो फ्यूचर में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएगा, जॉब्स कैसे देगा। अब जॉब्स नहीं मिलेंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो लोगों के इनकम लेवल है वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे। और हो सकता है कि और अगर थोड़ा आगे का सोचो तो तुम उनका इनकम लेवल गिरने लगे, खोपड़ी में जा रहा है, पहले जितना कमा पाते थे उतना भी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे फिर रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे, प्रोडक्शन गिरता जाएगा, प्रोडक्शन गिरता जाएगा, उनकी जॉब्स चली जाएंगी, जॉब चली जाएंगी, मतलब पहले जितना वो अर्न कर पाते थे उतना भी नहीं हो पाएगा। ओके, therefore a society has to decide how much savings and investments, that is how much sacrifice of current consumption should be made for future progress। देखो इकोनॉमिक्स में बहुत मस्त डिफाइन किया जाता है सेविंग्स को। आई एब्सोल्युटली लव दिस। सेविंग्स क्या है? इट इज अ सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। अपनी किसी वांट को, अपनी किसी जरूरत को सैक्रिफाइस करोगे तो सेव कर पाओगे गुरु। ये मुमकिन नहीं है कि सारे के सारे वांट्स पूरे कर लो पहले, फिर जो आ गया उसको बचा के सेव करेंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर सेविंग्स करना चाहते हो तो कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए फाइन। तो ये तो हमने डिस्कस कर दिया कि बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं इसके बारे में, आपको देखिए याद कर लीजिए। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हर एक कंट्री को फेस करना पड़ता है वो क्या है? दैट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और यही स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज चार बेसिक प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। कौन से चार बेसिक प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चारों प्रॉब्लम्स की जड़ कहां है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें, क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस, क्यों सोचना पड़ रहा है? क्यों सोचना पड़ रहा है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव? क्योंकि भाई साहब लेबर और कैपिटल दोनों अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। क्यों सोचना पड़ रहा है कि फॉर whom टू प्रोड्यूस? क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास कि जिससे सबके लिए प्रोड्यूस कर सके। एंड क्यों सोचना पड़ रहा है कि व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अभी की जरूरतों को भी पूरा कर ले और भविष्य के लिए भी बचा ले। ठीक है, तो सारे ही बेसिक प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। बरोबर, चलिए अब सिंस देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई इकोनॉमी ये डिसाइड करे कि वो अपने इन स्कैर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगा। अभी तक तो दोस्त मैंने तुमको सारे प्रॉब्लम्स ही समझाए हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कहाँ दिए हैं? अभी तो सिर्फ ये सीखे हो ना कि बेसिक प्रॉब्लम्स का मीनिंग क्या होता है। ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो सीखना बाकी है, और वही सीखने के लिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, सो पहले इकोनॉमिक सिस्टम क्या है वो देखते हैं, और फिर बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के अलग अलग टाइप्स का। अगर इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग में देखूं पहले तो an economic system refers to the sum total of arrangement for the production and distribution of goods and services in a society। क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम? एक ऐसा अरेंजमेंट है ना, कि जहां पे गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सोसाइटी में कैसे उसका इस्तेमाल होगा, इन सारे चीजों का फैसला किया जाता है, इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखा जाता है। बस ऐसा एक सोल्यूशन ढूंढने वाला जो अरेंजमेंट किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक सिस्टम। In short, it is defined as the sum of the total devices which give effect to economic choice. It includes various individuals and economic institutions। आपके मेरे जैसे मैंगो मैन जो इंडिविजुअल्स हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस है, कोई बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट है, ये सारा का सारा ये सब इकोनॉमिक सिस्टम का अरेंजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब अगर इकोनॉमिक सिस्टम्स के टाइप्स देखे जाए तो सी ऑल द इकोनॉमीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन थ्री क्लासिफिकेशन। तीन पार्ट्स इसके हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे एक्सचेंज करते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के तरीकों के आधार पे आप इन इकोनॉमीज को डिवाइड कर सकते हैं कितने हिस्सों में? थ्री कैटेगरीज। ठीक है, कौन से थ्री कैटेगरीज हैं? देखिए इकोनॉमिक सिस्टम के तीन टाइप्स। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। इन्हीं को इकोनॉमिक सिस्टम्स कहते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काम क्या आ जाता है, देखो दोस्त, हमने ये तो समझ लिया है कि कौन से ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं जो कोई भी कंट्री फेस कर रहा है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक समाज को फेस करने पड़ रहे हैं, और उसका जड़ क्या है वो भी हमने सीख लिया है। प्रॉब्लम समझ में आ गया है, अब सॉल्यूशन सीखना है। खाली प्रॉब्लम समझ के थोड़ा होगा कुछ बाबा, ये भी तो समझना पड़ेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, ये तीनों इकोनॉमीज अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं क्योंकि इनका काम करने का तरीका पूरा अलग है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अब इस यूनिट में क्या है, दिस इज ऑल द यूनिट इज नाउ अबाउट। अब यही एक बचा है यूनिट में डिस्कस करने को। वी आर गोइंग टू लर्न कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, इनके फीचर्स देखेंगे, इनके मेरिट्स देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे, और ये सीखेंगे कि ये हर एक इकोनॉमी किस तरीके से वो बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कैसे डिसाइड करता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे डिसाइड करता है हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड। इन सारे फैसलों का कैसे नतीजा आता है वही हमको सीखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं, कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे रिसोर्सेस का पूरा डिसीजन मेकिंग पावर वो सौंप दिया गया है प्राइवेट सेक्टर को। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट बिजनेस ये डिसाइड करते हैं कि रिसोर्सेस किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, कहां पे इस्तेमाल होंगे, कितने इस्तेमाल होंगे। ठीक है, आइए मीनिंग देखते हैं। कैपिटलिज्म, द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम in the modern global economy, is an economic system in which all means of production are owned and controlled by private individuals for profit. सारे के सारे means of production मतलब जो साधन है हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए, जो फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज हैं उनको मीन्स कहते हैं। सो ये सारे के सारे रिसोर्सेज, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके ओनरशिप में है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, और वो कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, इस तरीके से कि जिनसे उनको प्रॉफिट मिले। उनका एक ही लक्ष्य है, प्रॉफिट कमाना, बस। देखिए, इन शॉर्ट, बहुत खूबसूरत सेंटेंस है दोस्त, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसमें से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। मीनिंग समझा रहा हूं, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। मेन स्टे का मतलब होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म किसके आधार पर टिका हुआ है, क्या है सबसे उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अपने तरीके से रिसोर्सेस इस्तेमाल करने का अधिकार, ये क्या कहलाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है। ठीक है, और प्रॉफिट मोटिव इज उसका ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब वो फोर्स की जो किसी चीज को चलाता है, बराबर। सो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या चलाता है, प्रॉफिट कमाने की इच्छा। सो प्रॉफिट मोटिव वो ड्राइव करता है पूरी इकोनॉमी को। तो सारे के सारे जो फैसले लिए जाते हैं वो मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे प्रॉफिट कमाना है, बस इसी इंटेंशन को ध्यान में लेते हुए लिए जाते हैं, वो उसका ड्राइविंग फोर्स। Decisions of consumers and businesses determine the economic activity. बिजनेस का और कंज्यूमर्स का डिसीजन ही है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिटरमाइन करेगा। आइडियली द गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर दिस सिस्टम। कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगा। गवर्नमेंट बोलेगा अपन बाहर बैठा है एकदम आराम से किनारे पे, ऐसा डिफेंस विफेंस का तो थोड़ा काम होता है ना, वो गवर्नमेंट संभाल लेता है। बाकी बोले इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में हमको इंटरफियर नहीं करने का है। अभी क्या गुड्स प्रोड्यूस होएगा, किस प्राइस पे बिकेगा, कितना प्रोड्यूस होएगा, कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, उससे हमको क्या लेना देना है उसको भाई, ऐसा गवर्नमेंट सोचेगा। तो गवर्नमेंट क्या है, वहां पे बस एक इकोनॉमिक पूरा सिस्टम को चलने देगा, वो बस एक स्पेक्टेटर बन के देखेगा, वो उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। Some examples of a capitalist economy may include US, UK, Germany, Japan, Mexico, Singapore, etc. ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं किसके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। However, मैं एक चीज अभी तुमको दिमाग में बैठा दूं, दुनिया में कोई भी देश 100% कैपिटलिस्ट नहीं होता।
100% सोशलिस्ट भी नहीं होता है। कोई इकोनॉमी ऐसा है कि जहां पे कैपिटलिज्म के फीचर्स ज्यादातर देखे जाते हैं, कोई इकोनॉमी ऐसा है कि जहां पे काफी सारे फीचर सोशलिस्ट जैसे होते हैं। इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा देश कैपिटलिस्ट है, कौन सा सोशलिस्ट है। ठीक है, देखो, so however many of them are not pure form of capitalism but show some features of being a capitalist economy। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दूसरे नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में एमसीक्यू में आपके फिर से आ सकता है। क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, और अ लेज़र फेयर इकोनॉमी। लेज़र फेयर का मतलब क्या होता है? लेज़र फेयर मतलब उसका इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन देखते हैं तो इट मींस लेट देम बी। सो फ्रीडम, आजादी, छूट दे दिया, जो करना है करने दो, लेट देम बी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अबाउट। चलिए अब कुछ फीचर्स देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। पहला ही फीचर है, देखो, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अधिकार दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपने नाम से प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। The right of private property means that the productive factors such as land, factories, machineries, mines, etc. can be under private ownership. ये सब कुछ private ownership में हो सकता है। The owners of these factors are free to use them in any manner in which they like and bequeath it as they desire। bequeath करना मतलब छोड़ देना, तो जैसे मर्जी चाहे यूज करे, जैसे मर्जी चाहे छोड़ दे, अगर करना है यूज करो, नहीं करना है छोड़ दो, तुम्हारा मर्जी, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा। The government may, however, put some restrictions for the benefits of the society in general। अगर पूरे समाज को कुछ हित या अहित हो रहा है तो उसको ध्यान में लेते हुए गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, बट बेसिक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बाकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सके प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, उतना कोई ज्यादा उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा गवर्नमेंट। ठीक है, सेकेंड है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मतलब हर एक इंडिविजुअल जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, उसको अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार है। देखिए, ईच इंडिविजुअल वेदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और रिसोर्स ओनर is free to engage in any type of economic activity। For example, a producer is free to set up any type of firm and produce goods and services of his choice। firm कोई भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन वो अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकता है, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर। हाँ, एज लॉन्ग एज इट इज लीगल। हाँ, फिर अभी कोई ऐसा बोलेगा कि देख मेरे को तो कोकेन का दुकान डालना है, ए भैया ऐसा चक्कर ऐसा नहीं होता है, कोकेन का दुकान नहीं डाल सकते ना, वो इलीगल है। हाँ, कोई ऐसा बोलेगा कि मेरे को देख न्यूक्लियर वेपन्स बेचने हैं, अपन बाजू में ऐसे स्टोर खोल रहे हैं न्यूक्लियर वेपन का, ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर, अलग अलग वेरायटी मिलेगा उसमें, या भाई ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है क्या? सो ये बस खाली इतना ध्यान रखा जाता है कि वो लीगल होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। तो गवर्नमेंट कहता है तुम्हारा जिंदगी तुम अपने हिसाब से जियो भाई, हम क्यों तुमको इंटरफियर करें उसमें, हमको क्या लेना देना है तुम्हारा लाइफ से। ठीक है, सो ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एक्सेट्रा, दे आर ऑल फ्री। चलिए नेक्स्ट फीचर जो आता है वो है प्रॉफिट मोटिव। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स क्या है, उसका प्रॉफिट मोटिव। मतलब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव के लिए ही काम कर रहा है। हर एक व्यक्ति, हर एक फर्म उसमें अपना फायदा सोच के काम कर रहा है। सो प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड डायरेक्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डिजायर फॉर प्रॉफिट इंड्यूसेस, इंड्यूस करना मतलब प्रेरित करना, मोटिवेट करना। So desire for profit induces entrepreneurs to organize production so as to earn maximum profits। ठीक है, ये पॉइंट मेरे को बड़ा सही लगता है। कंज्यूमर सोवेरेंटी, सोवेरेंटी का मतलब अगेन होता है फ्रीडम। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर डिसाइड कि क्या होगा। कंज्यूमर को जो गुड्स अच्छे लगते हैं वो बनेंगे, कंज्यूमर अगर बोले कि ये गुड्स उनको अच्छा नहीं लगता है, उसका प्रोडक्शन बंद। अच्छा, ऐसा क्यों है, जरा सोचो यार। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लक्ष्य क्या है किसी प्रोड्यूसर का? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कब कमा पाएगा? जब वही बना के बेचेगा जो कंज्यूमर को चाहिए, जो कंज्यूमर को पसंद है। सो कंज्यूमर इज द किंग अंडर कैपिटलिज्म। कंज्यूमर सोवेरेंटी means that the buyers ultimately determine
which goods and services will be produced and in what quantities. तो क्या प्रोड्यूस होगा, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, उसका फैसला बायर करते हैं. Consumers have unbridled freedom to choose the goods and services which they consume. अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं लगाई जाती है. भाई तेरी मर्जी यार, तू कंज्यूमर है, तू बोले दोस्त वो होगा. ठीक है. Therefore, producers have to produce goods and services which are preferred by the consumers. In other words, based on the purchases they make, consumers decide how the economy's limited resources are allocated. ठीक है. नेक्स्ट आता है कंपटीशन. एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है दोस्त, भयंकर कंपटीशन होगा. क्यों? क्योंकि हर कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है. एंड सिंस एवरीबडी इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट, तो हर एक के मन में ये इच्छा है कि किसी भी तरीके से मेरा प्रोडक्ट मार्केट में सुपीरियर हो, बाकी सभी का प्रोडक्ट बस ऐसा ओवरशैडो कर लूं मैं, वो मेरे परछाई में छुप जाए, दब जाए, मेरा प्रोडक्ट बस बिकना चाहिए. ऐसी इच्छा क्यों आती है? क्योंकि अंदर सिर्फ एक ही लक्ष्य है, प्रॉफिट कमाना है. चलिए, competition is the most important feature of capitalist economy. It brings out the best among buyers and sellers and results in efficient use of resources. और competition की वजह से ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज का दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स हमेशा इस कोशिश में रहेंगे कि हम अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज का, ताकि हम कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सके और कम से कम कीमत पे बेच के हमारे प्रोडक्ट को सुपीरियर बना सके बाकी सबके प्रोडक्ट से. ठीक है. लास्ट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं होता है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. सारे फैसले प्राइवेट सेक्टर पे ही छोड़ दिए जाते हैं. ठीक है. अ प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान्ड, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. इन दिस सिस्टम, all economic decisions and activities are guided by self-interest and price mechanism, which operates automatically without any direction and control by the governmental authorities. So, ये प्राइस मैकेनिज्म से ही पूरे फैसले होते हैं. प्राइस मैकेनिज्म क्या है? ये शायद तुमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा. वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, एक पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व, दोनों इंटरसेक्ट होते हैं जिस पॉइंट पे, वहां पे हम कहते हैं कि देयर इज एन इक्विलिब्रियम. वो इक्विलिब्रियम डिसाइड करने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मार्केट मैकेनिज्म. तो अगर कोई ये सोचेगा कि यार गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर रहा है, तो फैसला कैसे होगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कौन सा रिसोर्स सही रहेगा इसके प्रोडक्शन के लिए? हाउ विल यू डिसाइड ऑल दीज थिंग्स? So these are all decided based on price mechanism. ठीक है. चलिए, so आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया देख लेते हैं एक बार. We have first of all covered what is the central economic problem, that is scarcity. उसके बाद हमने बात किया 4 बेसिक प्रॉब्लम्स का. What are the 4 basic problems of the economy? What to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions are to be made for economic growth. ये चारों बेसिक प्रॉब्लम्स कवर करने के बाद हमने बात किया कि किस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देखा जा सकता है. तो भाई इसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए तो इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया है. इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट है कि जिसमें ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन वगैरह के फैसले किए जाते हैं. और फाइनली कितने तरीके के ये इकोनॉमिक सिस्टम्स प्रिवेल करते हैं वर्ल्ड में? तो मोस्टली 3 टाइप्स की इकोनॉमीज हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, जिनमें से मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी शुरू किया और उसके फीचर्स आपको समझाए. ठीक है. नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डिस्कशन खत्म करेंगे. अभी हमको ये जरूर सीखना है कि किस तरीके से यूज हो रहा है. वी हैव जस्ट लर्न द फीचर्स. अभी रिसोर्सेज यूज कैसे हो रहा है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे वो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, ये सारे कैसे फैसले किए जाएंगे, वो अभी हमारा समझना बाकी है. इसके अलावा मेरिट्स, डीमेरिट्स भी सीखने हैं कैपिटलिज्म के. वंस वी आर डन दैट, ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है सोशलिज्म के लिए, और उसके बाद विल बी डिस्कसिंग द मिक्स्ड इकोनॉमी. दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस एंड स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.